कि पर मंथ जो व्यक्ति वीगन होगा उसको 700 रुपए का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। एक एक चीजों को रिप्लेस करके देख लेते हैं कि अगर मीट को रिप्लेस करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिश को रिप्लेस करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को जब रिप्लेस करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि मंथली कंजम्पशन मीट का कितना होगा। उस मंथली कंजम्पशन को हम रिप्लेस करेंगे किसी ऐसी चीज से जो उसका अल्टरनेटिव हो सकती है, न्यूट्रिशन वही बराबर मात्रा में दे पाए। मीट में हमारा 612 रुपए का खर्चा है, दाल में तो 216 रुपए का खर्चा है, तो ये तो बड़े फायदा का सौदा हुआ। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे सप्लीमेंट की कॉस्ट जुड़ी हुई नहीं है। दूध को रिप्लेस करेंगे तो दूध एक तरफ होगी दूध की कॉस्ट, दूसरी तरफ होगी दाल की कॉस्ट प्लस सप्लीमेंट कॉस्ट, दोनों को लेके कंपेयर कर लेते हैं। दूध को रिप्लेस करने के लिए जिस मात्रा की हमें दाल चाहिए, उतने दाल को उगाने के लिए हमें एरिया कितना चाहिए, क्षेत्रफल कितना चाहिए। अब अगर हम इसको फिश के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिश के मामले में क्या होगा। फिश को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको ऐसे दिखाना है कि लगे कि आप कुछ कर रहे हैं, तो आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन जाइए। अगर आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो 10% और ज्यादा वन काटने पड़ेंगे आपको। ये इसकी वास्तविक सच्चाई है। और इसे अगर थोड़ा सा देखें तो ये एक चाइना टेक्निक भी है। जैसे चाइना करता है कि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए किसी भी देश में डंपिंग कर देता है। इतना डंप कर दो कि अपना प्रोडक्ट इतना सस्ता बेचो कि दूसरे का प्रोडक्ट आ ही ना पाए, जिसको जरूरत नहीं हो वो भी प्रोडक्ट खरीद ले। पर जब आप नैतिकता की बात करते हैं इस स्तर पे कि हमें वो काम कम से कम करना चाहिए जिससे नुकसान हो, जिससे वाटर वेस्ट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो रहा है, सबसे ज्यादा क्रिएट हो रहा है, आपको वो काम कम से कम करना चाहिए। ये विरोधाभास है बातें कहने में और व्यवहार में। आप ये कहते हैं कि जहां पॉसिबल है वहां कीजिए, जहां पॉसिबल नहीं है वहां नहीं कीजिए। लेकिन जब आप इसको पाप से जोड़ते हैं, जब इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं, ये पाप की धारणा तो सबको लगेगी, पॉसिबल हो या ना पॉसिबल हो। नमस्कार, स्वागत है विगनिज्म के अगले सेक्शन में। हमने पिछले सेक्शन में बात की थी हिस्ट्री के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि विगनिज्म के क्या तर्क हैं, उसके क्या अपने लॉजिक हैं जिनके आधार पे लोग उसको फॉलो करते हैं। उसका इतिहास जानने की कोशिश की थी, थोड़ा समझने की कोशिश की थी कि उसका इतिहास किस तरह से और किन वजहों से शुरू होता है। हम अब अपने इस अगले सेक्शन में थोड़ा सा उसकी ज्योग्राफी समझते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर लोग ज्यादातर वीगन अपना लेंगे, या जिस तरह से वीगन को मानने वाले इसको यूनिवर्सलाइज करते हैं, इसको कहते हैं कि सब लोगों को अपनाना चाहिए और ये सब लोगों के लिए इजी है, पॉसिबल है अपनाना और कठिन नहीं है इसको अपनाना। तो हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर सारे लोग इसको अपना लेते हैं और डेयरी प्रोडक्ट को और मीट प्रोडक्ट या जो भी एनिमल प्रोडक्ट है खाने के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं मुख्य रूप से, उनको रिप्लेस करते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, न्यूट्रिशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक तो ये हम चेक करेंगे। दूसरा चेक करेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि हमारी लागत जो खाने की है, दूध को या मीट को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, पूरी तरह से हटा देते हैं, तो लोगों की लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो वो चेक करेंगे। दूसरा चेक करेंगे कि जितना न्यूट्रिशन हम दूध से हटाएंगे उतना ऐड करने के लिए हमें किस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे। उसको थोड़ा सा हम सिमुलेट करके देखते हैं। उसके जो भी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, रिप्लेस जिनसे किया जा सकता है, उनको रिप्लेस करके देखेंगे और इसको एक तरह से चेक करेंगे डेटा के आधार पे कि ये किस तरह इफेक्ट करेगा। तो इसमें अगर हम शुरुआत करें तो एक एक चीज को अलग अलग देख लेते हैं। एक बार मीट को देख लेते हैं कि मीट को अगर हम रिप्लेस कर देंगे, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उतना न्यूट्रिशन को कहीं और से प्राप्त करने के लिए
और जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों को समझेंगे। इसमें सबसे पहले एक चीज जानना और जरूरी है कि जब हम रिप्लेस करेंगे दूध को या एनिमल प्रोडक्ट को, एक चीज और जानना जरूरी है कि जब हम रिप्लेस करेंगे दूध को या एनिमल प्रोडक्ट को, तो हमें कुछ न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं प्लांट बेस्ड डाइट में। उनके लिए हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि विटामिन B12 है, या D3 है, विटामिन D3 है, या फिर कुछ फैटी एसिड हैं वो नहीं मिलते हैं, ओमेगा 3 है वो नहीं मिलता है, उनके लिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। और इन सप्लीमेंट्स की वकालत करते हैं जो वीगन्स हैं, उनकी बात करते हैं, और वीगन सोसाइटी ने भी कुछ सप्लीमेंट डेवलप किए हैं। और अब बड़े मात्रा में कई सारी कंपनियां इस तरह के सप्लीमेंट को डेवलप कर चुकी हैं, और लोग जो वीगन्स हो जाते हैं वो इन सप्लीमेंट को नियमित तौर पे या जरूरत के हिसाब से, जैसा जिनको जरूरत पड़ती है उस हिसाब से लेते हैं। तो हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि सप्लीमेंट को ऐड करें, और जो न्यूट्रिशन प्लांट बेस्ड डाइट से मिल सकता है वो लें। इसको उस रिप्लेस वैल्यू पे लेते हैं जो हम दूध को हटा के या मीट को हटा के जो हमारी घटेगी वैल्यू, उस वैल्यू पे हम ये लेते हैं। तो एक चीज जान लेते हैं कि अगर हम पूरी तरह से वीगन हो जाते हैं तो हमारा मंथली जो खर्चा है जो, वो सप्लीमेंट पे कितना होगा। एक एडल्ट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद हम लगभग मानेंगे कि ऐसा ही खर्चा लगभग लोगों पर, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा ये एक सप्लीमेंट लेना किसी के लिए भी जो प्लांट बेस्ड डाइट पे निर्भर होगा, तो उसका ये खर्चा तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अन्य खाने के अलावा प्लांट बेस्ड डाइट में जो भी ले, उसके अलावा ये जो सप्लीमेंट है, B12 है, D3 है, और ओमेगा फैटी एसिड है, तो ये जुड़ेगा। इनकी कॉस्ट क्या पड़ेगी उसको एक हम मंथली अगर फिगर आउट कर लें तो हमें थोड़ा सा आसानी होगी इसको समझने में। इसके लिए मैंने दो तरीके इस्तेमाल किए। एक तो तरीका ये है कि जो लोग वीगन्स हो चुके हैं, काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, उनसे पूछ लो डायरेक्ट कि उनका मंथली सप्लीमेंट पे कितना खर्च होता है, कितना पैसा उनका सप्लीमेंट पे खर्च हो जाता है, उसको हम पूछ लेते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशंस हैं, कितना एक व्यक्ति को लेना चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर हम उसे वीगन अल्टरनेटिव में डेवलप करेंगे, यानी प्लांट बेस्ड उसका सोर्स नहीं हो, उसका सोर्स प्लांट बेस्ड होगा, एनिमल बेस्ड नहीं होगा उसका सोर्स, तो किस तरह से खर्चा पड़ेगा। ये दो तरीके हैं। मैंने एक तरीका अपनाया कि पूछ लिया, जो लोग ये फॉलो करते हैं तो वो काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं, लगभग 2 साल से फॉलो करते हैं वीगन जीवन पद्धति को, बराबर मात्रा में सप्लीमेंट भी लेते हैं, और वो खुद पेशे से डॉक्टर हैं और वो अच्छा सप्लीमेंट लेते हैं। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि उनकी कास्ट लगभग मंथली 700 रुपए के आसपास पड़ती है, सप्लीमेंट की कास्ट। तो एक डाटा हम वो ले लेते हैं कि हम हर किसी को मान लेते हैं कि जो भी व्यक्ति वीगन होगा उसका मंथली खर्चा सप्लीमेंट पे 700 रुपए के लगभग जाएगा। एक दूसरा तरीका और निकालते हैं कि हम खुद से कैलकुलेट करते हैं कि कितना हो सकता है ये। तो जो ICMR है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, उसने उसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उसने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि एक व्यक्ति को पर डे कितना लेना चाहिए। अगर हम ICMR की गाइडलाइन को फॉलो करके इसको कैलकुलेट करें तो एक व्यक्ति को पर मंथली पर डे 2.4 माइक्रोग्राम B12 लेना चाहिए। एक एडल्ट को इसकी इतनी की आवश्यकता है। अगर हम इसका मंथली खर्चा जोड़ेंगे तो ये 20 से 30 रुपए के लगभग इसका खर्चा आएगा, मंथली खर्चा। दूसरा, अगर हम D3 जो विटामिन D3 है उसके लिए देखें तो ICMR गाइडलाइन रिकमेंड करती है कि 600 IU इंटरनेशनल यूनिट्स जो है एक व्यक्ति को पर डे लेना चाहिए, या 15 माइक्रोग्राम या 600 IU के बराबर होता है। इसका अगर हम ब्रांडेड
खर्च एक महीने का देखेंगे तो ये भी लगभग 200 के आसपास इसका खर्च जाता है। एक तीसरा जो न्यूट्रिएंट हमें सप्लीमेंट में लेना पड़ेगा वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसको लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कहते हैं या ईपीए डीएचए भी कहते हैं। इसकी प्राइसिंग जब हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की तो यहाँ के गाइडलाइन में, आईसीएमआर के गाइडलाइन में इसका कितना मात्रा लेना चाहिए ये विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। इसके लिए हमने दूसरा सोर्स ढूंढने की कोशिश की और वो सोर्स है कि एक एडल्ट को पर डे कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए। तो एक संस्था है ISSFAL, ये है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स। इनका मानना है, इस संस्था का मानना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 200 माइक्रोग्राम सॉरी 200 मिलीग्राम 200 mg पर डे ओमेगा 3 की जरूरत है। और अगर इसका हम खर्चा जोड़ेंगे जो कि ब्रांडेड जो अल्टरनेटिव हैं, क्या कहते हैं, प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव हैं, उनसे अगर इसको जोड़ेंगे तो ये लगभग 600 रुपये पड़ेगा। अगर हम तीनों को जोड़ दें, B12 को, D3 को और ओमेगा 3 फैटी एसिड को, तो इनका खर्चा मंथली 840 रुपये पड़ता है। ये सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा किसी ने, जो भी व्यक्ति वीगन होगा। ये भारत के लिए जोड़ रहे हैं हम, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। अब इन्हीं डाटा में जो उन्होंने बताया 700 रुपये उनका लगभग मंथली खर्च है, मैंने जो कैलकुलेट किया उसमें 840 रुपये आ रहा है। इसको हम 700 मानकर ही कैलकुलेट करते हैं। आगे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम ये मानेंगे कि पर मंथ जो व्यक्ति वीगन होगा उसको 700 रुपये का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब हम इसके लिए एक एक चीजों को रिप्लेस करके देख लेते हैं कि अगर मीट को रिप्लेस करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिश को रिप्लेस करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को जब रिप्लेस करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उससे बातें हमारी थोड़ी और ज्यादा स्पष्ट होंगी इस बारे में कि जो वीगन्स के दावे हैं वो कितने सच हैं। ये हमें थोड़ा सा और बेहतर इसकी पिक्चर क्लियर होगी। तो अगर हम मीट के लिए कैलकुलेट करें कि एक व्यक्ति को मीट आइडियल रूप में कितना खाना चाहिए, एक तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि आईसीएमआर ने, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उसने जो रिकमेंडेशन दी है कि एक व्यक्ति को, एक एडल्ट व्यक्ति को कितना खाना चाहिए। वो कितना खा रहे हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं है, वो अलग की बात है। कोई लोग ज्यादा खा रहे हैं या कोई कम खा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि मंथली कंजम्पशन मीट का कितना होगा। उस मंथली कंजम्पशन को हम रिप्लेस करेंगे किसी ऐसी चीज से जो उसका अल्टरनेटिव हो सकती है, न्यूट्रिशन वही बराबर मात्रा में दे पाए। उसका कंजम्पशन मंथली कितना होगा, दोनों का खर्च कितना होगा, और अगर रिप्लेस कर देंगे तो ये प्रोडक्शन में या जोग्राफिकल कंडीशन में क्या इफेक्ट डालेगा। यानी कि एरिया, जो जमीन की बात है, जो कहते हैं विगन्स कहते हैं कि बहुत सारी जमीन इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि वहां पे मीट सेक्टर को या डेयरी सेक्टर को वो सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी जमीन इस्तेमाल की जाती है। उनका कहना है कि ये जमीन भी खाली हो जाएगी। इसको हम देख लेते हैं। अगर हम व्यक्ति को, एक एडल्ट व्यक्ति को कितना क्या किस मात्रा में खाना चाहिए उसके बारे में हम देखें तो मीट के लिए कोई स्पष्ट रूप से आईसीएमआर ने नहीं कहा कि एक एडल्ट व्यक्ति को इतना मीट पर डे खाना चाहिए। हाँ, दाल का जरूर उसने उल्लेख किया है। उसी के नीचे एक लाइन में हाईलाइटेड है कि 30 ग्राम दाल 70 ग्राम मीट को रिप्लेस कर सकती है। यानी कोई व्यक्ति या तो 30 ग्राम दाल के इस्तेमाल कर ले तो उतना ही न्यूट्रिशन मिल जाएगा उसको जितना कि 70 ग्राम मीट से मिलेगा। इसी आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं। आईसीएमआर गाइडलाइन के अनुसार एक एडल्ट व्यक्ति को 75 से 105 ग्राम दाल पर डे लेनी चाहिए। इसको अगर हम मीट में कन्वर्ट करेंगे, जो लोग मीट ईटर हैं कि उनको पर डे मीट कितना खाना चाहिए, तो इसको लगभग हमें 235% बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि 175 से 245 ग्राम पर डे मीट लेना पड़ेगा।
इसका अगर 175 से 245 का एवरेज निकालेंगे तो लगभग 210 ग्राम के आसपास बैठेगा ये। 210 ग्राम जो पर डे की क्वांटिटी है मीट की, उसको अगर हम 1 महीना के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 6.3 kg यानी 6.3 किलोग्राम के लगभग मीट की क्वांटिटी जाएगी। उसे 1 महीने में 6.3 किलोग्राम मीट खाना पड़ेगा। अगर हम इस 6.3 किलोग्राम की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लें, फिर हम उस दाल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लें, दाल वाले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सप्लीमेंट को ऐड कर दें और मीट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसका वैल्यू देखें कि कितना है, तो हमें एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा। तो जो 6.3 किलोग्राम चिकन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो वैसे तो गवर्नमेंट इसको कैलकुलेट नहीं करती है किसी अपने डाटा में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चिकन के, लेकिन कुछ ऐसी स्टडी हैं जो इस बारे में है। एक स्टडी है इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल रिसर्च में पब्लिश हुई थी 2023 में, हम उसको बेस लेते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में की गई थी, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, उस डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। और उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था चिकन का, यानी मुर्गी का, कि जो मीट के लिए मुर्गियों का जो पालन है उसकी लागत कितना जाएगी। तो उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उनके फाइंडिंग के अनुसार एवरेज टोटल कास्ट पर बर्ड 161 रुपीज आया था। एक अच्छी का, एक बर्ड का जो वेट था 2.38 kg के लगभग था, यानी कि पर लाइव कॉस्ट पड़ेगी एक बर्ड की 67.79 रुपए। उसको अगर एक राउंड फिगर में लेंगे तो 68 रुपए के करीब एक जीवित मुर्गी की कॉस्ट पड़ेगी 1 किलो की जो होगी। अगर इसका किलिंग आउट रेशियो देखें, जो जो लोग खाएंगे उनके लिए कितना क्वांटिटी में वो मीट प्रोड्यूस करेगा, उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो मुर्गी का किलिंग आउट रेशियो 70 से 75% के लगभग होता है। उसमें अगर इसको देखें तो 1 किलो मुर्गी से, 1 किलो जो लाइव बर्ड है उससे 700 ग्राम के लगभग आसपास मीट मिल जाएगा। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 68 रुपए के लगभग होगी, क्योंकि जो लाइव बर्ड तैयार है उसको मीट प्रोसेसिंग में, वो मीट के रूप में बदले, उसमें ज्यादा खर्च नहीं आता है। यानी 700 ग्राम अगर हम मान लें कि हमें मीट मिल रहा है और 68 रुपए उसकी कीमत बैठ रही है, तो इसका जो मंथली खर्चा होगा 6.3 kg के लिए वो लगभग 612 रुपए होगा। तो मंथली खर्चा तो हमारा 612 रुपए मीट का हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं दाल पे, कि अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, तो जो हमारा इधर से पैसा बचा वो हम अगर दाल पे खर्चा कर देंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम उसको कन्वर्ट करने के लिए हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमें दाल की कितनी आवश्यकता 1 महीने में पड़ेगी एक व्यक्ति के लिए, और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, उसकी लागत क्या होगी, उसको अगर कैलकुलेट करें तो एक तो सबसे आसान बात यह है कि दाल के लिए हमें CACP जो कमीशन है गवर्नमेंट का, जो MSP की सिफारिश करता है, जिस पर गवर्नमेंट खरीदती है किसानों से, वो इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की गणना करता है। एक तो वहां से डाटा ले सकते हैं हम, वहीं से डाटा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि किस चीज से इसको कन्वर्ट करें। तो जैसे कि ICMR गाइडलाइन कहती है कि अगर हम दाल से कन्वर्ट करें तो लगभग लगभग न्यूट्रिशन हमें मिल जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट B12 के लिए, D3 के लिए और ओमेगा 3 के लिए, तीनों के लिए लेना ही पड़ेगा। तो मूंग को अगर कन्वर्ट करें तो 6.5 किलो जो मीट है, लगभग 6.3 किलो का जो मीट की क्वांटिटी है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.7 किलोग्राम के लगभग दाल की जरूरत पड़ेगी। हम ये गणना दाल के रूप में मूंग को लेकर के कर रहे हैं, मीट से हम मूंग को रिप्लेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। 6.3 किलोग्राम मीट एक एडल्ट व्यक्ति को 1 महीने में ICMR के गाइडलाइन के अनुसार लेना चाहिए।
दाल के रूप में अगर उसको देखें तो उसे रिप्लेस करेंगे तो 2.7 किलोग्राम के आसपास ये क्वांटिटी जाएगी। अगर हम इसको खड़ी मूंग में देख लें जो दाल में कन्वर्टेड नहीं है तो लगभग 3 किलो के आसपास की लगभग ये क्वांटिटी होगी। यानी हम 3 किलो मूंग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो देख लें, प्लस जो हमारे सप्लीमेंट में पैसा जाएगा उनको जोड़ लें। अगर वो और उसके बाद कंपेयर कर लें कि वो मीट में जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे अधिक है या कम है, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये घाटे का सौदा है या महंगा है। हम मूंग के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखने के लिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो सीएसईपी कमीशन है, क्योंकि 2023 की जो रिपोर्ट है जिसको हमने संदर्भ लिया है मीट के लिए, उसी टाइम पीरियड का हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मूंग का देख लेते हैं कि कितना लागत है उसकी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम डाटा लेते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और 2023-24 का ही डाटा लेते हैं। ये कमीशन भारत सरकार के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की गणना करता है। उसके अनुसार देखेंगे तो 7218 रुपए पर क्विंटल मूंग की C2 कॉस्ट आती है। अब इसमें ये 3 लेवल पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की गणना करता है, A2 लेवल, A2 प्लस FL और C2। हम C2 इसलिए ले रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि पूरी तरह से कॉमर्शियलाइज प्रोडक्शन हो रहा है। C2 में A2 प्लस FL में ये होता है कि हर तरह की कास्ट जोड़ी जाती है, प्लस फैमिली लेबर जो है वो भी जोड़ लिया जाता है, लेकिन वहां पे जो जमीन का रेंट है और जो जमीन का किराया है वो नहीं जोड़ा जाता है। C2 कास्ट में जमीन का किराया भी जोड़ा जाता है, इसलिए हम C2 कास्ट ही ले रहे हैं। मान रहे हैं कि पूरी ये इस तरह से ले रहे हैं कि अगर हमने जो मीट का प्रोडक्शन का कॉस्ट जोड़ा था उसमें हर तरह के कॉस्ट की हमने गणना की है, इसलिए इसमें भी जितनी भी कॉस्ट लगती है उस सबकी गणना कर रहे हैं। तो C2 कॉस्ट के अनुसार मूंग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 7218 रुपए पर क्विंटल है। इसको अगर किलो में देखें तो ये 72 रुपए पर किलो के लगभग आसपास बैठता है। तो 3 किलो का हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, ये 72 × 3 यानी 216। अब ये प्रथम दृष्टया यहाँ पे देखने में बहुत इजी लग रहा है कि वहां पे 612 रुपए का खर्चा है, मीट में हमारा 612 रुपए का खर्चा है, दाल में तो 216 रुपए का खर्चा है, तो ये तो बड़े फायदा का सौदा हुआ। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे सप्लीमेंट की कॉस्ट जुड़ी हुई नहीं है। जैसे ही हम सप्लीमेंट की कॉस्ट जोड़ देंगे दाल में, ये 612 से ये वैल्यू ज्यादा आगे निकल जाएगी। जब हम सप्लीमेंट की कॉस्ट जोड़ेंगे तो ये 916 हो जाएगी। यानी एक मीट ईटर को 612 रुपए महीने में खर्च करने पड़ेंगे। उतना ही न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए एक वीगन को 900-950 रुपए के लगभग खर्चा करने पड़ेगा। ये दिखाता है सीधा सीधा ये लगभग 300 रुपए का अंतर है। तो इस दृष्टि से ये बहुत फायदेमंद सौदा तो प्रतीत नहीं होता है। एक तो इसके यहाँ पे चेकिंग हो गई। दूसरा एक और इफेक्ट करेगा एरिया रिप्लेसमेंट, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम महंगा सौदा है, महंगा कर लिया, हम टेक्नोलॉजी में किसी तरह की उन्नति करेंगे और इसको सस्ता कर लेंगे, या जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, जो ज्यादा सक्षम है, वो अफोर्ड कर लेंगे महंगाई भी। लेकिन हम जमीन कहाँ से लाएंगे? जमीन के आधार पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि एरिया में क्या इफेक्ट डालेगा ये रिप्लेसमेंट। अगर वीगन जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से मान ले, उनका कहना है कि पूरी तरह से हमें मीट इंडस्ट्री को रिप्लेस करना है, यानी जितना भी इंडिया का मीट प्रोडक्शन है उसको रिप्लेस करना है। इस मीट में मैंने फिश को काउंट नहीं किया है, फिश को हम अलग से देखेंगे। तो अगर हम ये देख लेंगे कि भारत का कितना टोटल मीट प्रोडक्शन है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमें कितना दाल चाहिए, उस दाल को उगाने के लिए हमें कितना एरिया चाहिए, मीट प्रोडक्शन से जो एरिया हमारा खाली होगा, जो क्षेत्रफल हमारा खाली होगा, उसका हम यूज कर सकते हैं उस दाल को उगाने में। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं और अगर ये एक बढ़िया रिजल्ट देता है तो हम महंगाई को तो अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी अगर बनती है कि एरिया में ये ज्यादा फायदेमंद है वीगन सोना, तो इसको चेक कर लेते हैं।
जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स है 2023-24 का, उसके अनुसार 10.75 मिलियन टन मीट प्रोडक्शन है इंडिया का। इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे, जो आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार है, 70-30 का कॉन्सेप्ट है, 70 ग्राम मीट के लिए 30 ग्राम दाल पर्याप्त है, तो लगभग 43% है। 43% से ही अगर रिप्लेस कर देंगे तो 10.75 मिलियन टन मीट को रिप्लेस करेंगे दाल से, तो हमको 46,225 लाख किलोग्राम दाल चाहिए होगी। तो हम ये गणना कर लेते हैं कि 46,225 लाख किलोग्राम दाल के उगाने के लिए हमें एरिया कितना चाहिए, कितने एरिया का हम इस्तेमाल करके इतना दाल उगा सकते हैं। यहाँ भी मैंने दाल के रूप में मूंग को ले रखा है, मूंग को ही ले रहा हूँ और मूंग को लेकर के मैं गणना कर रहा हूँ। तो अगर हम जो आईसीएआर पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का डाटा है, 2022 का डाटा है, वो ये बताता है कि हमारी मूंग की प्रोडक्टिविटी कितनी है, ईल्ड कितनी है भारत की। उनका डाटा है कि 570 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी 570 किलोग्राम एक हेक्टेयर में मूंग उत्पादकता है अभी भारत में। तो अगर हम 46,225 लाख किलोग्राम मूंग के उगाने के लिए अगर एरिया काउंट करेंगे, तो ये लगभग 81 लाख हेक्टेयर ये जाता है। 81 लाख हेक्टेयर कहिए या 8.1 मिलियन हेक्टेयर कहिए। अगर जो मौजूदा दाल क्षेत्र है हमारा, हम उससे इसका कंपेयर करें कि अभी हम मौजूदा रूप से कितना एरिया में दाल की खेती करते हैं, तो लगभग 28 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। 28 मिलियन है, पहले 30 था, शायद अब 28 मिलियन के आसपास है। तो उसमें 29% की बढ़ोतरी है। अगर हम केवल ये मूंग के लिए कैलकुलेट करें, तो मूंग क्षेत्रफल में हमारी 147% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन में भी इसी तरह की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं कि मीट से हमारा एरिया खाली कितना होगा। अब दो चीजें हैं, मीट से जो एरिया खाली होगा वो क्या हम मूंग की खेती के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि एरिया खाली भी होगा या नहीं होगा। इस एरिया में कहेंगे कि जो बोवाइंस हैं, जो उनसे जो या जो गौवंश हैं या जो बफेलो मीट है, उसको रिप्लेस कर देंगे तो एरिया तो खाली हो जाएगा जो उनके लिए चारा उगाया जाता है। उसको हम दूध में काउंट कर लेंगे, तो उस एरिया को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। अब बचा सबसे मेजर पार्ट चिकन का। चिकन बहुत एक कॉम्पैक्ट एरिया में होता है, उसकी जो चिकन फार्म होता है बहुत छोटे जगह पे होता है, और उस जगह को खाली करके हम बहुत उचित रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे मूंग की खेती के लिए। इसलिए एरिया मीट प्रोडक्शन को हम रिप्लेस भी कर देंगे, जो एरिया गाय के लिए है या जो बफेलो मीट से आ रहा है वो तो खाली हो जाएगा, इनके लिए नहीं खाली हो जाएगा। दूसरे, इनके लिए जो इस्तेमाल हो रहा है फीड, तो फीड का एरिया खाली होने की बात कहते हैं। तो ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं जो बाई प्रोडक्ट नहीं है। ज्यादातर एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट ही इनके फीड के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके लिए अलग से खेती नहीं हो रही है कि इनके लिए अलग से खेती हो रही है और उससे इनका पालन पोषण किया जा रहा है और उससे फिर मीट तैयार हो रहा है, तो हम मीट ही खत्म कर देंगे, मीट प्रोडक्शन ही खत्म कर देंगे, तो एरिया हमारा खाली हो जाएगा। तो पहले बात तो मीट को रिप्लेस करने से एरिया कोई खाली होने वाला है नहीं, जो मिलेगा हमें दाल के उगाने के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से भी और एरिया रिप्लेसमेंट थ्योरी के दृष्टिकोण से भी एक ठीक सौदा नहीं है, ठीक रिप्लेसमेंट नहीं है, ये महंगा ही पड़ेगा। और हम अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं कि मान लीजिए महंगाई हम बर्दाश्त कर भी लें, तो ये व्यवहारिक नहीं है कि हम एरिया कहाँ से बढ़ा देंगे। उसके लिए या तो फिर हम और जंगल काटेंगे, या तो प्रोडक्टिविटी के लिए हम जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप हैं उन पे डिपेंडेंट होंगे। उन पे डिपेंडेंट होने के अपने खतरे हैं।
अलग समस्याएं हैं उनकी। अभी तक भारत में एक भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप ऐसी नहीं है जो खाने के लिए इस्तेमाल होती हो। कपास की बस खेती अलाउ है, बीटी कपास की, जो जेनेटिक मॉडिफाइड है। उसके अलावा एक भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं है जो हमें खाने के लिए खाद्य हेतु अलाउ हो। इसलिए इसका रिप्लेसमेंट इतना एप्लीकेबल नहीं है, इतना प्रैक्टिकल नहीं है। ये तो हमने मीट के लिए कैलकुलेशन कर लिया। अब हम इसको अगर मिल्क के लिए या फिश के लिए देखना चाहें तो थोड़ा स्थिति और स्पष्ट होगी। अगर हम मिल्क के लिए कैलकुलेट करें कि जो पर लीटर मिल्क का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको अगर हम रिप्लेस करेंगे, वहां भी हम दाल से ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो दाल से अगर रिप्लेस करेंगे तो कितना इफेक्ट पड़ेगा ये देख लेते हैं। मिल्क का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई गवर्नमेंट डाटा तो ऐसा देती नहीं है। कुछ वर्किंग पेपर्स हैं, कुछ स्टडी हैं, लोगों ने रिसर्च किया है, उनको जब देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है। मिल्क के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम एक स्टडी लेते हैं, एक वर्किंग पेपर जो पब्लिश हुआ जुलाई 2021 में, एस मोहन कुमार का। ये इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी जयपुर जो राजस्थान में है, वहां से ये पब्लिश हुआ। और उसमें उन्होंने देश के 6 राज्यों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल्क का गणना की, और उस आधार पर जो डाटा निकाला उस डाटा को हम लेते हैं। हम 6 में से 5 का ही एवरेज लेते हैं, क्योंकि एक में गाय और भैंस दोनों का डाटा संकलित नहीं किया उन्होंने। केरला में एक ही का है, या तो गाय का है या भैंस का है, दोनों का नहीं है। बाकी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब, ये जो मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, इन पर स्टडी की, और इनके स्टडी के आधार पर उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला वो 24 रुपए पर लीटर। इन स्टेट का जो एवरेज है वो 24 रुपए पर लीटर के निकाला। हम अगर जो कंपोनेंट्स देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, तो ये पूरी कमर्शियलाइज है। ऐसा नहीं है कि किसानों के घर पे जाके पूछ लिया इन्होंने कि कितनी लागत है। ये जो कमर्शियलाइज तरीके से हर एक चीज की वैल्यू की गणना की गई, यहाँ तक कि मेडिकल सर्विस क्या होंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा, जिस शेड में रहेंगी उसका किराया क्या होगा, जो चारा है उन सब का खर्च कितना होगा, उन सबको कैलकुलेट किया। और उस कैलकुलेशन के आधार पे इन्होंने 24 रुपए पर लीटर मिल्क की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली। इसमें एक कंपोनेंट्स ध्यान देने योग्य है, जो ड्राई पाउडर है उसका इसमें जो हिस्सेदारी है वो लगभग 20% है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। और ये ड्राई पाउडर एग्रीकल्चरल जो रेसिड्यू है, जो कृषि का अवशेष है, वो होता है। इसके लिए हमें अलग से खेती नहीं करनी पड़ती है, तो ये बाई प्रोडक्ट है, इसमें कोई लागत नहीं है ऐसी। इसकी अगर हम इसको माइनस कर देंगे ड्राई पाउडर की कास्ट को, तो स्थिति थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगी। तो 20% जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 20% जो हिस्सेदारी है ड्राई पाउडर की उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उसको अगर 24 रुपए में का 20% माइनस करेंगे तो लगभग 19.2 या 19, हम राउंड फिगर में लेके गणना कर लेते हैं कि 19 रुपए लीटर इसकी कास्ट बचेगी। एक जो मेजर पार्ट है वो भी फीड का ही है, कुछ मात्रा में वो एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उसको हम नहीं हटाते हैं, क्योंकि कुछ मात्रा में उसके लिए अलग से भी खेती हो सकती है। जो कॉन्सेंट्रेट्स है जैसे खली है, ये एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है। जैसे कोई तेल निकलवाएगा तो खली निकलेगी उसमें, उसके लिए अलग से कास्ट नहीं लगानी पड़ेगी, उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर भी हम उसको काउंट करते हैं उसी में, केवल हम ड्राई पाउडर को माइनस करके इसका 19 रुपए पर लीटर कॉस्ट देखते हैं, उस पर ही गणना करते हैं। अब जो 1 लीटर दूध है वो लगभग लगभग 1 किलो दूध के बराबर होता है।
तो अगर हम 100 किलो दूध का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो हमारा 1900 से 2000 के लगभग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। इसको हम रिप्लेस करने के लिए मूंग दाल ही लेते हैं, क्योंकि मूंग दाल एक सुपाच्य भोजन है और बीमार जब व्यक्ति होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं दूध की भी, और मूंग दाल की सलाह देते हैं। तो मूंग पर ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि मूंग की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कितना वेरी करेगा, उससे अधिक जाएगा या कम रहेगा। अब जो हमने एक रिप्लेसमेंट वैल्यू की थी मीट में कि 70 ग्राम मीट पर 30 ग्राम दाल को रिप्लेस किया था, लेकिन दूध को ऐसे रिप्लेस करने की कोई ऑफिशियल वैल्यू दी हुई नहीं है। तो हम इसको खुद से न्यूट्रिशन पे कंपेयर करते हैं कि हमें 100 ग्राम न्यूट्रिश मिल्क पे कितना न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना ही न्यूट्रिशन प्राप्त करने के अगर हम दाल का इस्तेमाल करेंगे तो कितनी दाल लगेगी उतना न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए। तो जो आईसीएमआर एनआईएन यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में जो है, उसकी गाइडलाइंस में जो डाइट चार्ट दिया दिया हुआ है, उसकी डाइटरी गाइडलाइन हर साल निकलती है, उसमें जो डाइट चार्ट दिया हुआ है या न्यूट्रिएंट चार्ट जो दिया हुआ है, उसके बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 20% दाल की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आपको 100 किलो दूध को रिप्लेस करना है तो आपको लगभग लगभग 20 किलो दाल की आवश्यकता पड़ेगी, उतना ही न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए। यहाँ एक ये बातें ध्यान देने योग्य हैं कि सप्लीमेंट हमें फिर से लेना पड़ेगा। हमें ओमेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी 12 और विटामिन D3, ये तीनों लेने पड़ेंगे। तो सप्लीमेंट कॉस्ट हमारी माइनस नहीं होगी, सप्लीमेंट कॉस्ट हमारी फिर से जुड़ेगी। दूध को रिप्लेस करेंगे तो दूध एक तरफ होगी दूध की कास्ट, दूसरी तरफ होगी दाल की कास्ट प्लस सप्लीमेंट कास्ट, दोनों को लेके कंपेयर कर लेते हैं। अगर मूंग की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम वही ऑफिशियल डाटा लेते हैं CSCP का, और ये 2021 की पब्लिश स्टडी है। हम 2021-22 का ही डाटा लेते हैं कि कितना CSCP ने C2 कास्ट रिकमेंड की थी, और मूंग के लिए वो कॉस्ट है 6110 रुपए पर 100 kg, यानी कि 20 किलोग्राम के लिए 1200-1300 रुपए उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बैठेगी। अब कंपैरिजन करेंगे तो जहां हमारी मिल्क के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1900 से 2000 रुपए जा रही है, वहीं हमारी दाल के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1200 से 1300 रुपए जा रही है। लेकिन दो चीजें यहाँ गड़बड़ है, एक तो सप्लीमेंट अभी ऐड नहीं है, दूसरा हम इसमें जो सप्लीमेंट की वैल्यू ऐड करेंगे वो 1 महीने की नहीं होगी, वो ज्यादा की होगी। क्यों? क्योंकि 20 किलो दाल या 100 किलो दूध कोई भी व्यक्ति 1 महीने में नहीं खा सकता है। अगर हम पर लीटर पर डे के हिसाब से भी जोड़ें तो लगभग लगभग 100 दिन तो लग जाएंगे। 100 दिन यानी 100 दिन का हमें सप्लीमेंट कास्ट जोड़नी पड़ेगी। तो 100 दिन की सप्लीमेंट कास्ट ना जोड़ के हम अगर 3 महीने की भी जोड़ लेते हैं, 90 दिन की ही जोड़ लेते हैं, तो 700 पर मंथ के हिसाब से 2100 रुपए बैठी सप्लीमेंट कॉस्ट, प्लस जो 1200 से 1300 रुपए बैठी दाल की कास्ट, यानी ये लगभग कास्ट हो गई आपकी 3500 से 3400 रुपए। जो दूध में हमारी कॉस्ट लग रही थी 1900 से 2000 रुपए, हम वीगन हुए तो हमारी अब कॉस्ट लगने लगी, हमारी कीमत लागत बढ़ गई 3500 से 3400 रुपए। यहाँ भी दिख रहा है कि ये साफ फायदे का सौदा नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि अगर हम इसका एरिया रिप्लेसमेंट भी देख लें, यहाँ पे भी वीगन्स के दावे गलत साबित हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन ये सस्ता नहीं है, तो महंगा पड़ रहा है वास्तव में, और महंगा नहीं ज्यादा ही महंगा पड़ रहा है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नजरिए से या लागत के नजरिए से तो कहीं भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ हमारा दूध का रिप्लेस करना भी। इसका एरिया देख लेते हैं कि एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि किसी तरह एक महंगाई अफोर्ड भी की जा सकती है। कुछ बहुत मूल आमूल चूल से बदलाव करना है तो महंगाई व्यक्ति अफोर्ड भी कर लेगा।
लेकिन जो इफेक्ट क्षेत्रफल पे पड़ेगा वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए फिर से हमें जंगल काटने पड़ेंगे, और जंगल काटेंगे तो फिर से वही लूप क्लाइमेट चेंज का चालू होगा, इसलिए वो फायदेमंद नहीं होगा। तो एरिया पे अगर कैलकुलेट करेंगे थोड़ी स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी। एरिया के संबंध में वीगन्स का तर्क है कि दूध के लिए जो जानवर पाले जा रहे हैं उनके लिए जो चारा उगाया जाता है वो बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। अगर हम दूध का उपभोग बंद कर देंगे, उन जानवरों की संख्या कम हो जाएगी, तो वो क्षेत्र खाली हो जाएगा जो हम चारा के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पे हम दाल उगा सकेंगे। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें कि कितना क्षेत्र खाली होगा। अगर हम दूध को पूरी तरह से हटा देते हैं तो कितना एरिया हमें खाली होगा, और उस दूध को हटाने से हमें जितनी दाल की आवश्यकता पड़ेगी, हमें उसके लिए कितना क्षेत्रफल लगेगा, कितना एरिया लगेगा, उसको कंपेयर कर लेते हैं। अगर भारत का कुल दूध उत्पादन देखेंगे तो 2220 लाख टन है। ये 2021-22 का डाटा है। ये डाटा है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, जो हर साल पब्लिश होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उसका डाटा है कि भारत का कुल दूध उत्पादन साल भर का 2220.69 लाख टन है। इसको रिप्लेस करने के लिए हमें 20% मूंग चाहिए होगी। 20% मूंग के अगर क्वांटिटी इसको कैलकुलेट करें तो 444.13 लाख टन मूंग चाहिए। अब दूध उत्पादन का एरिया खाली होगा। एरिया देख लेते हैं कि 2220 लाख टन का जो दूध उत्पादन हो रहा है उसमें हमारा कितना एरिया फंसा हुआ है, वो इसको रिप्लेस करके हमारा खाली हो जाएगा। ये वीगन्स का कहना है कि वो रिप्लेस करके खाली हो जाएगा। एक बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसा होगा नहीं वास्तव में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है चारे के लिए वही इस्तेमाल हो रहा है। हम कैलकुलेट भले कर लें कॉमर्शियलाइज, कॉमर्शियलाइज फार्मिंग भारत में अभी इस लेवल पे नहीं है कि बड़े स्तर पर मवेशियों के लिए चारा उगाया जाता है, वहां अनाज की खेती नहीं होती है। भारत में मवेशियों के लिए जो एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है, जो कृषि अवशेष है, भूसा है, पियरा है, यही सब इस्तेमाल होता है। कोई ऐसे अलग से खेती नहीं होती। पर वीगन्स मानते हैं कि नहीं होती है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है, तो उनके हिसाब से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल पे, एक स्टैंडर्ड पे कि क्या है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, उसका कितना एरिया खाली हो सकता है। इसके लिए अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो मॉड्यूल है गौशाला के लिए, उनका देखें तो वो कहते हैं कि अगर आपको एक डेयरी फार्म बनाना है तो 100 गायों के लिए आपको 1 एकड़ का डेयरी फार्म बनाना पड़ेगा, सेड एरिया। उन 100 गायों के लिए चारा उगाने के लिए आपको 15 एकड़ का एरिया और चाहिए होगा। ये उनका ऑफिशियल स्टैंडर्ड मॉड्यूल है कि इतना होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर सही तरीके से न्यूट्रिशन भी प्राप्त कर सकें, सुचारू रूप से उसमें आवागमन कर सकें, रह सकें। यानी कि 100 गायों के लिए कुल 16 एकड़ चाहिए। भारत में जो बोवाइन्स की संख्या है, गाय भैंस दोनों को मिला लेते हैं, वो 303 मिलियन है, जो एनिमल सेंसस का डाटा है। ये 2019 का डाटा है। 303 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है। यानी कि गौशाला हेतु जो क्षेत्र चाहिए हमें, 303 मिलियन गायों के लिए चाहिए, तो जो इसका सेड एरिया का क्षेत्र निकलेगा 100 गाय तो 1 एकड़ है, यानी 1%। जो 303 मिलियन गायों के लिए जो सेड एरिया अगर हम स्टैंडर्ड मॉड्यूल पे कैलकुलेट करेंगे तो वो 30 लाख और 30,000 एकड़ का सेड एरिया बनेगा। ये खाली हो जाएगा, 30,30,000 एकड़ का सेड एरिया खाली होगा। अगर इसके चारागाह के लिए हम देखें कि जो चारे के लिए जो जमीन इस्तेमाल हो रही है वो कितना इस्तेमाल होगी, तो लगभग 100 गायों में 15 एकड़, यानी कि 15% नंबर है वो। तो उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अगर हम
चारागाह का एरिया कैलकुलेट करेंगे जो 100 गायों के लिए, जो 303 मिलियन गायों के इस्तेमाल के लिए यूज हो रहा है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड मॉड्यूल के अंतर्गत, स्टैंडर्ड मैनुअल के अंतर्गत। तो ये 4,54,50,000 एकड़ का एरिया इस्तेमाल हो रहा है। वास्तव में हो नहीं रहा है, पर हम कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 4,84,80,000 एकड़ एरिया खाली हो जाएगा। हेक्टेयर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 196.1958 लाख हेक्टेयर का एरिया हमारा खाली होगा। तो अगर हम पूरी तरह से रिप्लेस करेंगे बोवाइंस को, गाय और भैंस दोनों जो भी जुगाली करने वाले जानवर हैं उनको रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, ये मान लेंगे कि ये एरिया हमें खेती के लिए मिल गया, तो 196 लाख हेक्टेयर का एरिया हमें मिलेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इनको रिप्लेस करने से तो दूध तो हमारा पूरा चला गया। अब दूध को रिप्लेस करने के लिए जिस मात्रा की हमें दाल चाहिए, उतने दाल को उगाने के लिए हमें एरिया कितना चाहिए, क्षेत्रफल कितना चाहिए, तो हम उसको मूंग पे कैलकुलेट करते हैं। मूंग का जो प्रोडक्टिविटी है, जो ईल्ड है, वो 570 किलोग्राम पर हेक्टेयर ईल्ड है, और उसी पर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये एरिया लगभग 780 लाख हेक्टेयर का एरिया चाहिए होगा। अब ये देखिए कितना बड़ा गैप है। हम दूध को हटाएंगे तो 196 लाख हेक्टेयर का एरिया हमें खाली होगा, लेकिन हम उसने न्यूट्रिशन को कॉम्प्लीमेंट, उतने न्यूट्रिशन को फिर से प्राप्त करने के लिए हमें 780 लाख हेक्टेयर का एरिया खाली करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा गैप है। 200 और लगभग 800 यानी 600 लाख हेक्टेयर का एरिया और ऐड करना पड़ेगा। ये दिखाता है कि बहुत ही घाटे का सौदा है और बहुत विनाशक सौदा है ये। इसके लिए हमें बहुत बड़े स्तर पर डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, जंगल काटने पड़ेंगे, तब जाके ये एरिया खाली हो पाएगा। तो ये जो वीगन्स का दावा है कि एरिया खाली हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये इंडिया के डाटा हैं और ये सब ऑफिशियल डाटा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। उसको मैं सोर्स में, रेफरेंस में, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन से रिपोर्ट का, कौन कौन से जो गवर्नमेंट के डेटा सेट हैं उनसे ये लिया गया है, उससे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये हवाई बातें ये कहना कि एरिया में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा होगा नहीं। ये तो रही बात मिल्क की। अब अगर हम इसको फिश के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिश के मामले में क्या होगा। फिश को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो थोड़ा सा और हम इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। वैसे अब स्थिति स्पष्ट करने को रह नहीं गई है, लगभग स्पष्ट हो गया है कि ये फायदे का सौदा नहीं है, ये घाटे का सौदा है। लेकिन फिश के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम मिल्क, मीट के बाद फिश के लिए इसकी गणना कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कि फिश के रिप्लेसमेंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरिया की जहां तक बात है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया खाली नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर जो फिशिंग होती है वो पानी के ऐसे सोर्स पे होती है जो हम सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े तालाबों में या नदियों में या नहरों में। तो वो तो हम रिप्लेस करेंगे नहीं, वो पानी तो हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो पानी सिंचाई के लिए या पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए एरिया तो खाली होगा नहीं फिश से। बहुत छोटे स्तर पे होता है कि कहीं से अलग तालाब खोद के और फिश कल्चर किया जा रहा हो। नहीं तो ज्यादातर जो फिश कल्चर है वो किसी न किसी पानी की रिजर्वायर में ही हो रहा है, जो बड़े रिजर्वायर बने हैं किसी अन्य उद्देश्यों के लिए, सिंचाई के लिए, नहर के लिए, या पनबिजली परियोजनाएं हैं जो उनके लिए, उन्हीं में ज्यादातर होता है। फिर भी हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से देख लेते हैं इसको कि फिश का क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से। एरिया से तो ये नल एंड वाइड होगा, सॉरी, एरिया से तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा।
अगर हम इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की गणना करें तो नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, पॉलीकल्चर फिश फार्मिंग डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वैशाली डिस्ट्रिक्ट, यानी बिहार की, 2023-24 में अपलोडेड है ये। तो हम उसी टाइम की गणना करते हैं, उसी टाइम का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका देखते हैं। इसमें है कि यूनिट कॉस्ट ऑफ फिश पॉन्ड ऑफ 1 हेक्टेयर विथ कतला रोहू एंड मृगाल स्पीसीज, इनको लेकर के उसमें गणना की गई है। और उसका जो जिस्ट है उसमें गणना में ये दिखता है हमें कि पर केजी, यदि हम कैपिटल कॉस्ट को भी, जो कि अमूमन नहीं लगती है, उसको भी जोड़ लें, कैपिटल कॉस्ट यानी कि जो तालाब है उसको खुदाई का खर्चा, उसका जमीन का रेंट, तालाब का जिस जगह पे ये की जा रही है उसका रेंट, और इनको भी जोड़ लें, जो हमारी शुरुआत में जितनी भी मशीनरी है वो सब लगेगी, उसको भी अगर जोड़ लें तो 78 रुपया या 78.89 रुपए पर केजी, जो फिश लाइव फिश है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट इतना आएगा, 78 रुपए 78.80, यानी 78 रुपया 80 पैसा। इसको 79 राउंड फिगर में कर लेते हैं। अगर केवल ऑपरेशनल कॉस्ट पे जोड़ेंगे, कैपिटल कॉस्ट को हटा देंगे क्योंकि कैपिटल कॉस्ट एक बार लग रही फिर बार बार नहीं लग रही है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उस पे अगर जोड़ेंगे तो ये 64 रुपया के लगभग होगा, 64 रुपए पर केजी लाइव की है ये। एक माह का एक्सपेंडिचर अगर हम कैलकुलेट कर लें कि एक व्यक्ति कितना फिश कंज्यूम करेगा, उसका एक माह का कितना एक्सपेंडिचर होगा, उस हिसाब से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जो डाइटरी गाइडलाइन है एनआईएन की, तो 80 ग्राम पर डे मरीन फिश को सिफारिश करती है इंडिया में। चाइना का रिकमेंडेशन अलग है, चाइना में 120 से 200 ग्राम, 120 से 200 ग्राम पर डे का रिकमेंडेशन है। तो हम 80 ग्राम पर डे पर कैलकुलेट करें तो एक महीना में 2.4 केजी फिश मीट चाहिए होगा, फिश चाहिए होगी। इसका जो किलिंग आउट रेशियो है वो आईसीएआर के जो फिश प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग 60% के लगभग किलिंग आउट रेशियो होता है। किलिंग आउट रेशियो का मतलब, जैसे जीवित पक्षी 1 किलो का है, अगर उससे खाने योग्य मांस के प्राप्त करेंगे तो अगर 55% उसका किलिंग आउट रेशियो है, यानी कि 550 ग्राम उससे खाने योग्य मांस मिल जाएगा। ये किलिंग आउट रेशियो का कॉन्सेप्ट है। जो फिश का किलिंग आउट रेशियो है वो 60% के लगभग है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें महीना में 4 किलो जीवित मछली कंज्यूम करनी चाहिए आईसीएमआर के डाइटरी गाइडलाइन के अनुसार। यानी कि अगर 1 किलो का हम 64 रुपए प्राइस जोड़े तो 4 किलो का 256 रुपए प्राइस होता है। ये एक महीने का खर्च हो गया। इसको हम रिप्लेस करते हैं न्यूट्रिशन बेस पे, न्यूट्रिशन बेस पे दाल से ही रिप्लेस करते हैं और मूंग से ही रिप्लेस करके इसकी गणना कर लेते हैं। ऐसा रिप्लेसमेंट किसी गाइडलाइन में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम न्यूट्रिशन चार्ट के बेस पे कंपेयर करते हैं। 100 ग्राम फिश में लगभग 18 से 100 ग्राम फिश में 18.4 ग्राम प्रोटीन लगभग मिलता है। 100 ग्राम दाल में 22.8 ग्राम प्रोटीन लगभग मिलता है। ऊर्जा का मामले में थोड़ा सा दाल को ज्यादा प्लस पॉइंट है, ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, लेकिन इसी लेवल पे हम इसको अगर कैलकुलेट करें, यानी कि तो न्यूट्रिशन बेस पे अगर इक्वल करेंगे तो 80% हमें दाल चाहिए होगी, जितना फिश है उसका 80% क्वांटिटी में हमें दाल चाहिए होगी जो उसको रिप्लेस कर देगी। अगर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे तो इसका जो 2023-24 की ये स्टडी है, तो 2023-24 का ही C2 कॉस्ट देखते हैं मूंग का, तो 7218 रुपए पर कुंटल है, यानी कि 72 रुपए पर किलो। तो 2.4 किलो फिश मीट को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 किलो दाल से।
2 किलो दाल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा 72 रुपए पर किलो के हिसाब से 144 रुपए होगा। अब कंपेयर कर लेते हैं, जो कि 256 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था एक महीने के लिए मीट का, दाल के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 144 रुपए। ये यहाँ पे कम है, लेकिन फिर वही बात होगी, इसमें हमें फिर सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, सप्लीमेंट ऐड करना ही पड़ेगा। और सप्लीमेंट 700 रुपए एक महीने का भी जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 844 रुपए, यानी 845 रुपए। और जो फिश की कॉस्ट है वो है 256 रुपए, 250 रुपए और 800 रुपए, 250 रुपए और लगभग 850 रुपए। ये अंतर है, ये अंतर है लगभग 600 रुपए का। तो यहाँ भी दिख रहा है कि ये फायदे का सौदा नहीं है, वेगन्स का तर्क सही साबित नहीं हो रहा है। इसमें भी एरिया तो खाली होगा ही नहीं, लेकिन एरिया रिप्लेस करने पे हमें दाल के लिए तो लगेगा, तो दाल का एरिया तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर हम दाल के लिए जो फिश को रिप्लेस करेंगे उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम एरिया के स्तर पर इसको कैलकुलेट करें, एरिया के लेवल पे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर ये कैलकुलेशन कर भी लेते हैं कि जो इनलैंड फिशिंग है, मरीन फिशिंग का एरिया तो खाली नहीं होता, मान भी लेते हैं कि इनलैंड फिशिंग का पूरा एरिया खाली हो जाएगा, होगा नहीं वास्तव में, क्योंकि वो वाटर रिजर्वायर होते हैं, तालाब है, नदियां हैं, नहरें हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो वो खाली नहीं होगा। तो गणना करने के लिए मान लेते हैं कि खाली भी हो जाएगा। तो जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है नेशनल लेवल पे इनलैंड फिशरीज की, वो 2500 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। ये नाबार्ड के उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये डाटा है। इनलैंड जो प्रोडक्शन है हमारा 139 लाख टन का है, 2023-24 का ये डाटा है। ये डाटा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का डाटा है। अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 55.6 लाख हेक्टेयर एरिया लगा हुआ है। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से 2500 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से कैलकुलेट किया इसको, तो 55.6 लाख हेक्टेयर ये आता है। यानी अगर मान भी लेंगे कि खाली होगा तो 55.6 लाख हेक्टेयर खाली होगा, लेकिन 70% भी अगर डाल ले लें, 80% हमने कैलकुलेट किया है न्यूट्रिशन पे, 70% भी डाल ले लेते हैं, कम कर लेते हैं और उसको, तो एक 139, सॉरी 70% भी अगर डाल ले ले तो 139 लाख टन इनलैंड फिशरीज को रिप्लेस करने के लिए हमें 97,300 लाख किलोग्राम, हमें हमको 97,300 लाख किलोग्राम दाल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसके लिए हम फिर से एरिया कैलकुलेट करेंगे 97,300 लाख किलोग्राम दाल के लिए, वही प्रोडक्टिविटी 570 किलोग्राम पर हेक्टेयर की मूंग की, तो ये 171 लाख हेक्टेयर पहुंचेगा। एक बात सोच सकते हैं कि आप हर बार मूंग को क्यों इस्तेमाल करते हैं, मूंग की प्रोडक्टिविटी कम है इसलिए एरिया बढ़ाने के लिए। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, चना की प्रोडक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा चेंज आ सकता है कि एरिया का डाटा थोड़ा सा आप कम कर लें, लेकिन इतना नहीं कम होगा कि आप उसको दुगने या तिगुने से कम कर पाए। अभी जो ये 4-4 गुना बढ़ रहा है उससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो अगर हम टोटल जो दाल की प्रोडक्टिविटी है भारत में, वो 902 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, मूंग की 570 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, और दाल की सभी दालों का कंपोजिट रूप में 902 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। उससे अगर कैलकुलेट करेंगे और हमें 97,300 लाख किलोग्राम के लिए एरिया देखेंगे, वो हमारा 108 लाख हेक्टेयर का एरिया होगा। अब देखिए 55 लाख हेक्टेयर का एरिया फिशिंग से खाली होगा, होगा नहीं, जो कि मान लेते हैं अगर खाली होगा, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी 108 लाख हेक्टेयर की। ये तीनों डाटा दिखाते हैं ये फायदे का सौदा नहीं है। मीट प्रोडक्शन में एरिया रिप्लेसमेंट में और कॉस्ट रिप्लेसमेंट में फायदा नहीं हो रहा है।
फिश प्रोडक्शन में एरिया रिप्लेसमेंट में, कास्ट रिप्लेसमेंट में फायदा नहीं हो रहा है। मिल्क में तो बहुत ही ज्यादा घाटा हो रहा है, एरिया रिप्लेसमेंट में भी और कास्ट रिप्लेसमेंट में भी। तो जो वीगन्स का तर्क है वो पूरी तरह से गलत है, वो वाजिब नहीं है, वो सही नहीं है, वो सुपरफिशियल बातें हैं। भारत के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, ये भारत के एक्चुअल डाटा हैं, तो भारत के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है ये यूएसए के लिए थोड़ा सा अलग वैरी करे, या ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा अलग करे जहाँ पे स्थितियां दूसरी हो, लेकिन भारत के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। डेटा पॉइंट के आधार पे, प्रोडक्शन की एप्लीकेबिलिटी के आधार पे ये ठीक नहीं साबित हो रहा है। अब जो दूसरा एक तर्क है इन्वायरमेंट कंसर्न को लेके, इन्वायरमेंट कंसर्न को लेके अब हम देख लेते हैं। ज्योग्राफी का सेक्शन हम यहाँ पे पूरा होता है, उसमें हमने ये देख लिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे और एरिया रिप्लेसमेंट पे ये बहुत ठीक नहीं बैठा। अब इनका हम चेक कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट कंसर्न जो बताते हैं ग्रीन हाउस गैस को लेकर के, डिफॉरेस्टेशन को लेकर के, और हैबिटेट लॉस को लेकर के, और बायोडाइवर्सिटी लॉस है, वाटर पोल्यूशन है या पॉल्यूशन है, उन सब के लेकर के अगर देखें तो हम थोड़ा सा और बेहतर स्थिति में होंगे चीजों को समझने की। हम एक एक करके बात करते हैं। पहले ग्रीन हाउस गैस एमिशन देख लेते हैं, फिर डिफॉरेस्टेशन को देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर एक एक करके सभी टॉपिक्स को, सभी हेड जो हैं इसके, उनको देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस को इमिशन को लेकर के इनका दावा है वीगन्स का कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन का जो मेजर कंपोनेंट है वो डेयरी और मिल्क इंडस्ट्री है, मिल्क सेक्टर और मीट सेक्टर। ये जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन का सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट है। डाटा बिल्कुल इसके विपरीत है। ये सुपरफिशियल ऐसे तरीके से कह देते हैं, या पता नहीं ऐसे क्यों कह देते हैं, शायद फील गुड के लिए कहते हो कि ऐसे अच्छा लगे कि क्लाइमेट एक्टिविज्म इस समय एक फील गुड का सब्जेक्ट ज्यादा है। आपको ऐसे दिखाना है कि लगे कि आप कुछ कर रहे हैं, तो आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन जाइए, उसमें बातें करने लगिए, दो चार डाटा दीजिए ऐसे ही कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है इस चीज से। किसी चीज को आपको गलत बताना हो, आप उसको खट से जोड़ दीजिए, इससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है। डाटा पे देखेंगे तो चीजें थोड़ा सा स्पष्ट होंगी। कुल ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, उस ग्लोबल वार्मिंग का 75% हिस्सा वाटर वेपर होता है। ग्लोबल वार्मिंग हमारी प्रजातियों की, जीवधारियों के इस ग्रह में एग्जिस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। एक लेवल का तापमान बना रहना बहुत जरूरी है। समस्या ये है कि वो तापमान एक लेवल से अब ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो जो कुल ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है वो 75% उसका वाटर वेपर की हिस्सेदारी है, 25% वो ह्यूमन जनरेटेड है। वाटर वेपर तो होगा ही, पर वो ह्यूमन जनरेटेड है, प्रॉब्लम उसके लिए है। अगर हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन का डाटा देख लें, एक तो वर्ल्ड वाइड डाटा देख लेते हैं कि विश्व के स्तर पर क्या कंपोजिशन है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और एक डाटा देख लेते हैं कंट्री वाइज पे कि क्या इसका डाटा है। उसके बाद वीगन्स की बातों पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से उनका पर्दाफाश अच्छे तरीके से हो पाएगा। वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो जो टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन है 50.8 गीगाटन CO2 इक्विवेलेंट है, 50 गीगाटन CO2 के बराबर है। जितना भी अन्य गैसों का डाटा होता है, जैसे मीथेन है, CFC है, HFC है, इन सब को CO2 में कन्वर्ट किया जा सकता, कन्वर्ट कर देते हैं और उसके आधार पे डाटा निकाल लेते हैं कि अगर इसको CO2 पे कैलकुलेट करें, एक यूनिट मान लेते हैं CO2 को, और उस पे कैलकुलेट करें तो ये डाटा कितना होगा, उसी पे ये सारा डाटा दिया हुआ है। बाकी हर गैस का अलग अलग हो सकता है, जो प्रभाव है सबका वो कंपोजिट रूप में कितना पड़ सकता है, उसको CO2 के इक्विवेलेंट मान लेते हैं सब गैसों को मिला करके। ये जो 50.8 गीगाटन CO2 है टोटल वर्ल्ड मिशन, इसमें एनर्जी का जो पार्ट है वो 76% है। एग्रीकल्चर
12% है। इंडस्ट्री जो प्रोसेसिंग है उसका 6.2% हिस्सेदारी है। वेस्ट का 3.7% है। लुलू सीएफ, ये लैंड यूज, जो भी लैंड यूज से जो हम घटाते हैं उसकी हिस्सेदारी कितना हुई, ये टोटल में कई जगह पे माइनस करता है। जो टोटल CO2 इमिशन है, टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, उसको माइनस करेगा, घटाएगा। अगर हम लैंड यूज इस हिसाब से कर रहे हैं कि हमारा CO2 सिंक बढ़े, तो फिर हमारे टोटल इमिशन में उसको माइनस कर दिया जाता है। तो लुलू सीएफ की हिस्सेदारी, LULUCF की हिस्सेदारी 2.6% है। अब जो ये डाटा यहीं पे वर्ल्ड लेवल पे इनकी जो इनके द्वारा गलत फैलाई गई बात है वो दिख रही है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है जो भी डेयरी सेक्टर है, जो भी मीट सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर की ही हिस्सेदारी 12% है। 76% एनर्जी की हिस्सेदारी है। और ये ऐसे प्रचारित करते हैं कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मिल्क इंडस्ट्री की है या डेयरी इंडस्ट्री की है और मीट इंडस्ट्री की है ग्रीन हाउस गैस में। इसके अगर टॉप एमिटर हम देख लें, जो दुनिया भर के ऐसे देश हैं जो सबसे बड़े लेवल पे इमिट करते हैं, इमिशन करते हैं, उन पे अगर देखेंगे, ये 2022 का डाटा है सेक्टर वाइज। चाइना में एनर्जी सेक्टर है 89%, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग है 9.3%, एग्रीकल्चर है 5.1%, वेस्ट है 2.1%। यूएसए में एग्रीकल्चर है 6.6%। 90% एनर्जी का कंजम्पशन जो है, एनर्जी का जो हिस्सेदारी है वो है। भारत के लिए देखेंगे तो 21% एनर्जी की एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी है। 72% एनर्जी सेक्टर की हिस्सेदारी है टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। यूरोपियन यूनियन के लिए देखेंगे तो एग्रीकल्चर की 12% हिस्सेदारी है। नाइजीरिया का देखेंगे तो वहां 24% एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी 12 से 13% है डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज में 20% के आसपास है डेवलपिंग कंट्रीज में। इसलिए ये सारा जो इस सेक्टर को बदनाम करने के लिए लगाते हैं, ये सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन का कारण है। ऐसा है नहीं, डेटा में ऐसा नहीं दिख रहा। डेटा में दिख रहा है कि एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा है, उसके बाद अदर सेक्टर है। अगर इंडिया का हम देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर को डिवाइड करें कि उसके अंदर किस किस पार्ट का कितना योगदान है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत एंट्रिक फर्मेंटेशन की 54% हिस्सेदारी है। जो एग्रीकल्चरल सॉइल है उससे जो N2O इमिशन होता है उसकी 22% हिस्सेदारी है। राइस कल्टीवेशन एक बड़ा इशू है, उसमें 16% हिस्सेदारी है, 16%। मैन्यूर मैनेजमेंट से जो खाद का मैनेजमेंट है उससे 3.2%। और जो फील्ड बर्निंग है, जो कृषि अवशेष जला देते हैं, उनकी हिस्सेदारी 2.0% है। अब ये डाटा से कैसे इसको लोगों को भरमाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत एंट्रिक फर्मेंटेशन, जो जुगाली करने वाले जो जानवर हैं उनसे जो मीथेन गैस का इमिशन होता है उसकी हिस्सेदारी 54% है। इसको बताते हैं कि नहीं, टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। ये एक लोगों को भरमाने का तरीका है, लोगों को गलत एंगल से लोगों को प्रभावित करने का ये एक तरीका है। जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही पूरा का पूरा 10 से 20% के भीतर है उसकी हिस्सेदारी, क्योंकि अन्य सेक्टर को ये रिड्यूस नहीं कर सकते, खुद इस्तेमाल करते हैं। लाइट का इस्तेमाल तो खुद बंद नहीं कर सकते, गाड़ियों का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, ऑडिटोरियम का इस्तेमाल तो बंद नहीं करते। ये अपने सोच, अपने जो व्याख्यान है, अपने जो प्रवचन है बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में देते हैं, महंगे ऑडिटोरियम्स में देते हैं, अच्छी सुविधाओं वाले ऑडिटोरियम्स में देते हैं। उनको तो हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके बारे में बात करेंगे तो इनको उसको खुद का इस्तेमाल रोकना पड़ेगा। ये दूध जो लोग यूज कर रहे हैं उनको
किसी तरह से ये उनके अंदर ये धारणा भरने के लिए कि आप पाप कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं इन्वायरमेंट के प्रति, उसके लिए गलत तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। ये तो रही बात तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की। ठीक है। अब जो एक चीज और यहीं पे हम देख लेते हैं, दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट एक्टिविज्म की वकालत करते हैं, क्लाइमेट के प्रति बहुत अपना एजेंडा चलाते हैं, दुनिया भर के देशों पर प्रतिबंध लगाते हैं क्लाइमेट के कारण, या टैक्सेशन लगाते हैं, दुविधाएं पैदा करते हैं उनके लिए, वो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं। या तो ये यूरोप कर रहा है या तो यूएसए कर रहा है। इस तरह से ये दोनों क्षेत्र करते हैं। इनका अगर पर कैपिटा इमिशन देखेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अगर चाइना का पर कैपिटा इमिशन देखेंगे तो 9.0 टन CO2 इक्विवेलेंट है चाइना का। यूएसए का देखेंगे तो 17.2 टन CO2 इक्विवेलेंट है पर कैपिटा इमिशन। इंडिया का देखेंगे तो 2.6 टन CO2 इक्विवेलेंट है पर कैपिटा इमिशन। ईयू का 6.90, नाइजीरिया का 1.59। ये डाटा है। वकालत करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने की, रोकने की, लेकिन ये खुद एक एक भारतीय के मुकाबले एक अमेरिकी व्यक्ति 8 से 10 गुना ज्यादा इमिशन करता है ग्रीन हाउस गैस का। एक भारतीय व्यक्ति के मुकाबले 3 से 4 गुना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन एक यूरोपियन व्यक्ति करता है। लेकिन एक्टिविज्म सबसे ज्यादा यही करते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, इस तरह से खेती नहीं करना चाहिए। भारत को इस सेक्टर में बहुत घेरने की कोशिश करते हैं कि वहां पे जानवरों की ज्यादा जनसंख्या है, उसको घटाओ। तो ये एक्टिविज्म वीगन्स भी कर रहे हैं। उनको कम से कम ये डाटा धरातल पे देखना चाहिए, पर उनको अपनी आइडियोलॉजी को प्रूव करना है, आइडियोलॉजी को अपने फैलाना है, तो लोगों को गलत तरीके से भरमाने का प्रयास करते हैं या भरमाते ही हैं। ये तो रही बात ग्रीन हाउस गैस इमिशन की। ये क्लाइमेट वॉच का डाटा है, या किसी भी संस्था का आप डाटा उठाएंगे लगभग लगभग ऐसा ही है। भारत के लिए अगर हम बात करें तो भारत के जो 100% का इमिशन है, टोटल इमिशन है, उसमें एंट्रिक फर्मेंटेशन की हिस्सेदारी केवल 8% है। 92% अदर चीजें हैं। 92% पे ज्यादा जोर नहीं है। फिर वही बातें आएंगी कि वो सबको इस्तेमाल करना है, बिजली सब इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, या सरकारें प्रयास कर रही हैं क्लीन एनर्जी का। क्लीन एनर्जी जैसी कोई चीज होती नहीं है। कोई भी एनर्जी क्लीन एनर्जी नहीं है, किसी न किसी तरह से वो हानि पहुंचाती है। सबसे क्लीन एनर्जी आप मान सकते हैं कि विंड एनर्जी सबसे क्लीन एनर्जी है, उसका इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम कोल बेस्ड एनर्जी को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि इससे धुआं होता है या कार्बन ज्यादा फैलता है। तो विंड एनर्जी है, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट है, विपरीत इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरे देवधारियों पर। जो उसमें कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं वो भी सब रेयर मिनरल के हैं, तो वो भी बहुत सुटेबल नहीं है। जो भी पशु पक्षी हैं, विंड एनर्जी उन पे बहुत, ये जो विंड टर्बाइन्स लगे हैं बहुत बैड इम्पैक्ट डालती हैं, वो उनसे टकरा के मर रहे हैं, उनका एक रूट ब्लॉक होता है, उन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो हाइड्रो एनर्जी है वो भी क्लीन एनर्जी मानी जाती है। हाइड्रो एनर्जी को बड़े लेवल पे अगर हम करेंगे तो उसका प्रभाव ये होगा कि जल जमा होगा, जल से ज्योग्राफिकल कंडीशन पर विपरीत असर पड़ेगा। बड़े बड़े बांधों से विपरीत असर पड़ रहा है उस भौगोलिक स्थिति पर। बहुत सारी लैंडस्लाइड्स और बहुत सारी ऐसी घटनाएं, भूकंप की घटनाएं, ऐसा माना जा रहा है कि उनके रीजन्स बहुत बड़े बड़े बांध हैं, तो वो भी कोई क्लीन एनर्जी नहीं है। तीसरा एक सबसे क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की। फ्रांस सबसे ज्यादा अपने एनर्जी के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन
फ्रांस का जो न्यूक्लियर जो यूरेनियम है वो आता है ये अफ्रीकन कंट्रीज से। तो अफ्रीकन कंट्रीज की हालत देखिए कि जो वहां के लोग हैं उनको किस बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है उस यूरेनियम माइनिंग के लिए, जिसका फायदा लेते हैं फ्रांस के लोग। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी भी कोई क्लीन एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी कंजम्पशन हमें घटाना चाहिए। अगर हमें ये जोर देना है कि क्लाइमेट चेंज को डिले करना है या रोकने का प्रयास करना है, तो हमें अपना एनर्जी कंजम्पशन घटाना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी रूप में हो। वो घटाएंगे तो चीजें सही होंगी। हम जो 92% जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हैं, उस पर हम जोर दें तो चीजें ठीक होंगी। ये जो 8% है डेयरी इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री, ये फूड का पार्ट है। फूड बहुत इसेंशियल है किसी भी व्यक्ति के लिए, इसलिए इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ करके परिवर्तन कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये फील गुड लेने के लिए या ऐसा महसूस करने के लिए कि नहीं हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये एक्टिविज्म के लिए ठीक हो सकता है, पर इसका जो धरातल पर है उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये बात तो हो गई ग्रीन हाउस गैस इमिशन की। अब हम इसको ग्रीन हाउस गैस इमिशन से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दूसरा में हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत अगर हम समझेंगे, एरिया रिप्लेसमेंट में हमने पहले इसका कैलकुलेशन किया कि एरिया क्षेत्र के लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही इफेक्ट होगा डिफॉरेस्टेशन का। अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, दूध को हटा देंगे, तो हमें 780 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त चाहिए होगा। माफ कीजिएगा, दूध को हटाएंगे तो हम 196 लाख हेक्टेयर खाली कर पाएंगे। मीट से कुछ खास खाली नहीं होगा। फिश से हम 55.6 लाख हेक्टेयर खाली कर सकते हैं उसको रिप्लेस करके। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 251 लाख हेक्टेयर एरिया हम खाली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें 780 लाख हेक्टेयर चाहिए होगा दूध के लिए, जो दूध का रिप्लेसमेंट करेंगे जो दाल से, उसके लिए चाहिए होगा। 48 लाख हेक्टेयर हमें दाल के लिए चाहिए, मीट का जो रिप्लेसमेंट करेंगे उससे। 108 लाख हेक्टेयर चाहिए हमें जो हम फिश से दाल का रिप्लेसमेंट करेंगे उससे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें 936 लाख हेक्टेयर का एरिया इस चाहिए होगा। हमारा खाली होगा 251 लाख हेक्टेयर का। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये लगभग 685 लाख हेक्टेयर के लगभग ये डेटा बैठता है। अगर इस 685 लाख को आप कंपेयर करेंगे अपने ट्री कवर से, जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर है जो भारत का, तो लगभग 10% ये क्षेत्र है उसका। अगर आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो 10% और ज्यादा वन काटने पड़ेंगे आपको। ये इसकी वास्तविक सच्चाई है डेटा के आधार पे। वीगन्स कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पर डेटा यही कहता है कि आपको 10% वनोन्मूलन करना पड़ेगा उसको रिप्लेस करने के लिए, उतना ही न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करने के लिए। पूरे भारत के स्तर पर देखेंगे तो लगभग 2% फॉरेस्ट कवर, जो अभी 21% के आसपास है भारत का फॉरेस्ट कवर। इसमें भारत का टारगेट है कि हम अपना फॉरेस्ट कवर 33% तक ले जाएंगे, उसके लिए भारत प्रयास कर रहा है। वो 2% घट जाएगा अगर हम इसको पूरी तरह से यूनिवर्सली भारत में पूरे लागू कर देते हैं वीगन्स को, और इनको रिप्लेस कर देते हैं दूध को, मीट को और फिश को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये इफेक्ट पड़ेगा वन उन्मूलन पर। अब दूसरी बात है, हैबिटेट लॉस की बात कर लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस की। जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस अपने आप होगा, वो एक लूप है। जैसे ही जंगल आगे काटे जाएंगे, उस क्षेत्र के जो जीव हैं वो अपने आप वो मरेंगे, वो विलुप्त होंगे। वो पौधों की प्रजातियां भी जाएंगी, वो जीवों की प्रजातियां भी जाएंगी। तो एक तरह से ये बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होगा, हैबिटेट लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, ये दोनों घाटा होगा। अब एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं, वाटर यूज पे। वीगन वीगन सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट में एक डाटा दिया हुआ है कि 1 किलो बीफ के प्रोडक्शन में लगभग 15,000 लीटर
वाटर कंज्यूम होता है। 1 किलोग्राम आलू के प्रोडक्शन में लगभग 250 से 300 किलोग्राम वाटर कंज्यूम होता है। तो क्यों ना हमें आलू की खेती करनी चाहिए, तो बहुत सस्ता दिख रहा है। लेकिन ये डाटा का मैनिपुलेशन है, इसको देखिए। पहली बात तो बीफ के मीट के लेवल पे उस एंटिटी को लिया है जो सबसे ज्यादा वाटर, जिसकी वाटर प्रोडक्टिविटी सबसे लो है। वेजिटेबल के लेवल पे उस वस्तु को लिया हुआ है जिसकी वाटर प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। आलू की वाटर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो 250 से 300 किलोग्राम पानी में 1 किलोग्राम आलू का प्रोडक्शन कर देता है। ये डाटा मैनिपुलेशन एक तरीके से तो ये हो गया। दूसरा एक तथ्य जो छिप गया है इसके पीछे, जब गाय पूरे जीवन में है तो सिर्फ बीफ के लिए नहीं है, वो दूध भी देती है, उसका भी वाटर उसी में जुड़ा हुआ है। एक फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि जो 15,000 किलोग्राम पानी का डाटा है ये गलत है, ये सही नहीं है। एनडीडीबी का जो डाटा है वो ये कहता है कि जो ग्राउंड वाटर का ब्रेकअप है, एनडीडीबी ने जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो दे रहा है, रिपोर्ट देता है, उसके अनुसार ग्राउंड वाटर का 89% एग्रीकल्चर में यूज होता है, 8% म्यूनिसिपैलिटी में यूज होता है, 2% इंडस्ट्री में यूज होता है, 1% अदर यूज है। अगर एग्रीकल्चर का हम ब्रेकअप देखेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमारा 70% पानी यूज हो रहा है और लाइव स्टॉक के लिए 30% पानी यूज हो रहा है। ये तो एनडीडीबी का डाटा है। वाटर फुटप्रिंट देखें अगर प्रोडक्टिविटी में, तो जो मिल्क की वाटर प्रोडक्टिविटी है 10 से 1078 लीटर पर किलोग्राम। अगर आपको 1 किलो दूध का उत्पादन करना है तो आपका लगभग भारत में 1078 लीटर पर किलोग्राम का वाटर प्रोडक्टिविटी है। ग्लोबल एवरेज है मिल्क के लिए 1020 यानी 1020 लीटर पर किलोग्राम। चाइना के लिए 1282 है। नीदरलैंड के लिए 528 है। नीदरलैंड में बहुत हाईटेक लेवल पे फार्मिंग होती है, डेयरी फार्मिंग, तो वहां पे ये डाटा 528 लीटर पर किलोग्राम है दूध के लिए। जो मीट के लिए डाटा है वो 8215 किलोग्राम, 8215 किलोग्राम से 9680, 8215 लीटर से 9680 लीटर 1 किलोग्राम मीट के प्रोडक्शन के लिए लगता है। ये डाटा है। इसको अगर हम देखेंगे जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उन पे देखेंगे तो उनका डाटा भी कोई कम नहीं है। धान को लगभग 1 किलो धान उत्पन्न करने के लिए हमारा 2500 लीटर, 2500 लीटर पानी जाता है। गेहूं के लिए लगभग 1600 लीटर पानी लगता है। आलू के लिए लगभग 250 लीटर लगता है। आलू तो सबसे ज्यादा वाटर प्रोडक्टिविटी पर, हर जगह आलू की खेती नहीं हो सकती है, या सिर्फ आलू पर निर्भर नहीं रह सकते हैं व्यक्ति। दलहन के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, वहां पे 1000 से 1200 लीटर 1 किलो दाल उत्पन्न करने के लिए वाटर का यूज होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 1 किलो दूध 1 किलो धान के उगाने से या 1 किलो गेहूं के उगाने से कम पानी ले रहा है। इसलिए ये जो वाटर कंजम्पशन का जो इनका लॉजिक है वो भी ठीक है नहीं, वो भी सही लॉजिक नहीं है, वो भी मिस इंटरप्रिटेशन है, या तो एक तरह से गलत तरीके से लोगों को भरमाने की कोशिश है। दूसरा, अगर पॉल्यूशन की बात करते हैं, एक बात चलती है वाटर पॉल्यूशन की कि डेयरी सेक्टर और मीट सेक्टर वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ी है, इसको चेक करते हैं। वाटर पोल्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिप्लाई में, लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डाटा दिया 2018 में सवाल में कि कौन सी इंडस्ट्री कितना वाटर वेस्ट क्रिएट करती है पर डे। उसके जवाब में ये डाटा निकल के आया कि पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री 201
मिलियन लीटर पर डे वाटर वेस्ट क्रिएट करती है। केमिकल इंडस्ट्री 97 मिलियन लीटर पर डे वाटर वेस्ट क्रिएट करती है। शुगर इंडस्ट्री 96, डिस्टिलरी 37, टेनरी 22, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 11.4, जो फूड डेयरी या बेवरेज इंडस्ट्री है वो 6.5 मिलियन लीटर पर डे वाटर वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करती है। ये एक्चुअल डाटा है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, अगर आप सच में मानते हैं कि हमें पानी को बचाना है तो आप जितना कम से कम कागज का इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा आयरनी क्या है, इसके बारे में जो विरोधाभास है उस बारे में अगर बात कर ले कि आचार्य प्रशांत यहाँ पे सबसे प्रखर विगनिस्ट हैं और विगन के बारे में सबसे ज्यादा वो बोलते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि लोगों को वीगन होना चाहिए। उसमें तरह तरह के लॉजिक देते हैं। उन्हीं की अगर बात कर लें कि उनके बातों में और उनके व्यवहार में कितना विरोधाभास है। वो कहते हैं कि प्रदूषण का एक बड़ा सोर्स है दूध, वाटर पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है दूध और मीट इंडस्ट्री, जबकि रियलिटी में उससे बहुत ज्यादा बड़ा सोर्स है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। लेकिन वो किताब लिखते हैं और किताबों को बेचना है और किताब जितनी ज्यादा बिकेंगी उनकी उतना उनको फायदा होगा, इसलिए वो कभी पल्प और पेपर इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करते क्योंकि वो खुद भी किताब बेच रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं हमारी किताब खरीदिए। अच्छी बात है, सबको अधिकार है अपनी किताबों बेचने का। पर जब आप नैतिकता की बात करते हैं इस स्तर पे कि हमें वो काम कम से कम करना चाहिए जिससे नुकसान हो, जिससे वाटर वेस्ट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो रहा है, सबसे ज्यादा क्रिएट हो रहा है, आपको वो काम कम से कम करना चाहिए। किताबें कम से कम बेचनी चाहिए आपको। आप वही मटेरियल, वही कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लिख के डालते हैं, वही कंटेंट यूट्यूब पे पड़ता है, वही कंटेंट जो व्यक्ति आपके लेक्चर्स ले रहा है या सुन रहा है ऑडिटोरियम में आपको, वही कंटेंट है, वही कंटेंट फिर आप किताबों में छपवा देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी कंटेंट का प्रोडक्शन किया आपने, तो सेम रिपीटिशन है बार बार। एक तो ये बात है, वो एक तरह का वार्तालाप है, एक तरह का डायलॉग है जो आप कई तरह के सोच करते हैं या जहां भी स्पीच देते हैं या जिन भी लोगों से बात करते हैं, वही डायलॉग कंपाइल होके आपकी किताब के रूप में आ जाते हैं। ये तो रिपीटिशन हुआ। और इसे अगर थोड़ा सा देखें तो ये एक चाइना टेक्निक भी है। जैसे चाइना करता है कि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए किसी भी देश में डंपिंग कर देता है। इतना डंप कर दो कि अपना प्रोडक्ट इतना सस्ता बेचो कि दूसरे का प्रोडक्ट आ ही ना पाए, जिसको जरूरत नहीं हो वो भी प्रोडक्ट खरीद ले। जैसे आप ये एक चीज गौर किए होंगे कि समय समय पे आता रहता है किताबों पर इतना छूट, उसके लिए मूवमेंट भी चलाते हैं, लोगों से डोनेशन भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं कि हमें ये ज्ञान फैलाना है, ये ज्ञान घर घर तक पहुंचाना है। तो उसके लिए डोनेशन भी लेते हैं कि इस किताबों को जो हम सस्ते में बांट रहे हैं उसके लिए हमें पैसा दीजिए। तो उधर लोगों से डोनेशन लिया, इधर कहते हैं हम किताब सस्ती बांट रहे हैं। अब जो किताब आपको 500 रुपए की बेचनी चाहिए वो किताब आप 100 रुपए में बेच रहे हैं। इससे आपकी सेलिंग क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, जिन लोगों को जरूरत नहीं होगी पर आपको सुनते हैं, पसंद करते हैं, वो खरीद लेंगे। वो भले ही वो पढ़े ना उसको, भले ही उसको समझे ना, भले ही उसको जीवन में उतारे ना, लेकिन आपने ऑफर ऐसे दिया है, ये ऑफर और एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से किया है कि वो खरीद ही लेगा, या वो आपके प्रति श्रद्धा रखता है तो खरीद लेगा। लेकिन वो श्रद्धा आपके प्रति और वो उसका खरीद लेना, वो किसी का दिया हुआ डोनेशन जिससे आप सस्ती किताबें बेच पाते हैं, आपको
लोकप्रिय तो ज्यादा बना दे रही हैं, लेकिन उस लोकप्रियता के नुकसान इन्वायरमेंट को हो रहा है। उन किताबों के प्रोडक्शन के लिए जो कागज का इस्तेमाल हो रहा है, वो उसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वाटर वेस्ट क्रिएट करती है। ये विरोधाभास है, बातें कहने में और व्यवहार में। तो इसको आप यहीं पे रोकते हैं। उसके बाद जो और इसके तर्क हैं, एक न्यूट्रिशन को लेकर के, डिजीज को लेकर के, उस पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, उस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिर आगे बातों को, इस सेक्शन को फिर आगे खत्म करेंगे कि ज्योग्राफी पे, इन्वायरमेंट पे, और किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा इन चीजों का। ये लगभग लगभग बातें हो आई हैं, बस अब न्यूट्रिशन की और डिजीज की बातों को कंक्लूड देख के उसके बाद कंक्लूड करते हैं इसको। न्यूट्रिशन की बातें हमने ज्योग्राफी सेक्शन में भी थोड़ा की थी जब रिप्लेसमेंट हम देख रहे थे। थोड़ा सा बातें यहाँ कर लेते हैं कि भारत का जो एक्चुअल डाइट पैटर्न है वो अभी मौजूदा में कैसा है, और उसे ये चीजें छोड़ देनी चाहिए, दूध या एनिमल प्रोडक्ट छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। जो आईसीएमआर एनआईएन की रिकमेंडेशन है, उसमें उनकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि एक व्यक्ति को जो एनर्जी लेता है पूरे दिन की, उसमें 45% पार्ट उसका अनाज से आना चाहिए, पल्स एग्स या फ्लेश फूड से उसका 14 से 15% पार्ट होना चाहिए, फैट से उसका 30% पार्ट होना चाहिए, और जो मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट है उससे 8 to 10% उसका पार्ट होना चाहिए उसकी टोटल एनर्जी का पर डे। करंट सिनेरियो ये है कि सीरियल से वो 50 to 70%, अनाज से 50 to 70% कंज्यूम कर रहा है। जो पल्स है, जो एग्स है, जो फ्रेश फूड है, वो 6 to 9% कंज्यूम कर रहा है। ये करंट सिनेरियो है। भारत के लोगों में एक तो वैसे भी प्रोटीन की कमी है, इससे फ्रेश फूड और दाल और अंडे जो कम इस्तेमाल कर रहे हैं, दाल भी महंगी ही पड़ती है तो दाल भी कम इस्तेमाल कर पाते हैं, इसके कारण प्रोटीन डिफिशियंसी होती है। तो प्रोटीन की कमी एक तो पहले भी एक्चुअल में है, और अगर वो वीगन हो जाएंगे, प्रोटीन की कमी और बढ़ जाएगी, क्योंकि दाल उस मात्रा में उनको ले पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दाल महंगी पड़ेगी उनको, प्लस सप्लीमेंट और महंगा पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन के लेवल पे भी ये ठीक नहीं साबित हो रहा है। एक बात तो जो और इसमें कहते हैं न्यूट्रिशन के लेवल पे या खाने के लेवल पे, तो कहते हैं कि पत्ता खाओ। पत्ता तो अवेलेबल है। एक गाय जितना चारा खाती है उससे फिर जितना दूध निकलता है, या किसी पशु को आप जो चारा खिलाते हैं, या जो भी वनस्पतियां वो खाती है, उसका 10% ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आप डायरेक्ट ही वही ले लो, तो आपको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। हमने एवोल्यूशन थ्योरी में इस बात को देखा है कि लगभग 2500 सालों से इंसान ने किसी ऐसी प्रमुख वनस्पति को अपने यूज हेतु नहीं बना पाया है इसका इस्तेमाल कर सके। उल्टे स्थिति ये हो गई है कि दुनिया भर में पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण मोनोक्रॉपिंग इस लेवल पे बढ़ गई है, एक ही फसल का खेती इस तरह से बढ़ गई है कि अगर भविष्य में ऐसा न हो कि किसी एक ही फसल पर संकट आ जाए, और हम पूर्ण रूप से फसल पर आधारित हो गए हैं, और एक फसल पर संकट आ जाए तो ये तो भुखमरी की स्थिति हो जाएगी पूरी दुनिया में। और रातों रात ऐसा नहीं होता है कि जो आप खाना छोड़ चुके हैं वो खाने लगेंगे। अगर ऐसा हो कि पत्ता हर कोई खा सकता है हर पत्ते को, तो फिर अफ्रीकन कंट्रीज में पत्ते की कमी नहीं है। वहां जो भुखमरी है वो पत्ते की कमी नहीं है, वहां वो लोग पत्ता तो खा ही लेंगे, जंगल है वहां पे। पर भुखमरी है, कुपोषण है, क्यों है? पत्ते की कमी तो नहीं है ना, वहां पे भी अनाज की कमी है। जो खेती योग्य जमीनें नहीं है, अगर वो लोग मीट छोड़ देंगे वो कैसे सरवाइव करेंगे? आप ये कहते हैं कि जहाँ पॉसिबल है वहां कीजिए, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहां नहीं कीजिए, लेकिन जब आप इसको पाप से जोड़ते हैं, जब इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं,
ये पाप की धारणा तो सबको लगेगी, पॉसिबल हो या ना पॉसिबल हो। इसलिए ये पॉसिबल भी नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन के लेवल पे कमी भी है, जो लॉजिक है आपका पत्ता खाने का वो भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर हम ज्योग्राफिकल देखें तो वीगन ज्योग्राफिकल हर जगह पे वायबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, उसकी एप्लीकेबिलिटी हर जगह पे नहीं है। ना तो वो फायदे का कारण है रिप्लेसमेंट में पैसे की दृष्टि से, ना तो फायदे का कारण है वो न्यूट्रिशन की दृष्टि से, ना तो वो फायदे का कारण है ग्रीन हाउस गैस इमिशन में, क्योंकि दूसरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। उसका ज्यादा इशू ही नहीं है ग्रीन हाउस गैस इमिशन में, ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है उसकी। जो ज्यादा हिस्सेदारी वाली चीजें हैं वो और बढ़ा लेंगे। जब आप इस भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए आपने वीगन बन के बहुत कुछ बड़ा कर दिया है, आपका जो अदर इमिशन है बड़ा अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने इधर बहुत घटा दिया है। जब आपको पता नहीं है रियली में कि इधर आपका इमिशन घटा ही नहीं है, क्योंकि वो कंपोनेंट ही नहीं है ज्यादा। जो कंपोनेंट है एनर्जी सेक्टर है, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अन्य सेक्टर है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं बराबर। तो कैसे ये चीजें ठीक कर रहा है वीगनिज्म? ये आहार पद्धति तक सीमित से जो इसको बढ़ा के जीवन पद्धति बना दिए हैं, उसमें बहुत मामलों में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो हम इसके बारे में, इसकी पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे कि इसमें पॉलिटिक्स है क्या रियल। ये तो हमने देख लिया इसका डाटा क्या कहता है, इसकी ज्योग्राफी क्या कहती है, कितना इसको सपोर्ट करती है। और हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो लीडर्स हैं इसके, जो इसके वकालत करता हैं, जो इसके नेता हैं वेगनिज्म के, उनकी बातों में और उनके व्यवहार में कितना विरोधाभास है, रियल में क्या है, इसके पीछे क्यों पॉलिटिक्स है। और जो सेक्शन हमने छोड़ा था हिस्ट्री में, जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे हिस्ट्री में, जो क्वेश्चन हमने एवोल्यूशन थ्योरी में छोड़े थे, जो क्वेश्चन हमने उसकी फिलोसफिकल बेसिस पे छोड़े थे, जो धर्मों का आधार इसमें जोड़ देते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जो इसमें जोड़ देते हैं, उन सबको हम इस अंतिम सेक्शन में कवर करेंगे। इसको हम पॉलिटिक्स पहले वीगन की या इसका जो भी इस बारे में चर्चाएं हैं, तो एक इस तो अगर हम नाम दें तो पॉलिटिक्स ही नाम दे सकते हैं वीगन्स की। उसमें इस बारे में चर्चा करेंगे और लगभग लगभग जितने प्रश्न है कोशिश करेंगे कि सब पर बात हो जाए। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।